तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग CNT SPT एक्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है CNT और SPT के लिए हम लोग टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, CNT एक्ट की धारा 24 के अधीन किस भूमि पर लगान जो है वो नहीं लिया जा सकता है। तो CNT एक्ट की धारा 24 के अधीन किस भूमि पर लगान नहीं लिया जा सकता है। ऑप्शन है सरायकेला खरसावां अनुमंडल में फलों के उद्यान पे, ऑप्शन बी है खलियान, ऑप्शन सी है खाद गड्ढा और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। इसके बारे में समझिए। तो बोला जाता है कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि अगर इसमें बात करें तो धारा 24 कहता है कि लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता, ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि अधिभोगी रैयत जो है वो अपने जोत के लिए उचित और सामयिक यानी कि समय धारा दर से लगान का भुगतान करेगा। और जिसमें बोला गया है कि सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत के द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत, इसके लिए कोई भी लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता यानी कि रैयत को मैंडेटरी है, लगान देना है, ये देना है। तो लगान के पेमेंट के लिए उसका भुगतान करने के लिए रैयत की जो बाध्यता है वो तो धारा 24 में बोला गया है। लेकिन इसी में ही अपवाद भी बोला गया कि धारा 24 में ही सिंहभूम जिला का जो सरायकेला खरसावां है, तो सरायकेला खरसावां के अनुमंडल में रैयत के द्वारा अगर कोई भी फलों का उद्यान है वहाँ पे खेत खलियान, खाद गड्ढा, ये सभी रूप में अगर किसी भी मतलब कि किसी भी जोत का ऐसी या फिर किसी भी भूमि का अगर उसका उपयोग हो रहा है तो वहाँ पे आपको जो है वो लगान नहीं ले जाएगा। ये आपका धारा 24 कहता है, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोला जा रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, रुकिए एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोला जा रहा है कि CNT एक्ट के किस धारा में रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की नीतियों का जो है वो उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि CNT एक्ट के किस धारा में रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है, किस धारा में किया गया है। तो रैयत के जो जोत है उसका लगान बढ़ाना है, यानी कि रैयत के खेत का जो है वो लगान बढ़ाना है, इसका प्रावधान किस में किया गया है। अभी आपको बोला गया था धारा जो आपका 24 है, ये धारा 24, इसमें बोला गया है कि लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता। तो लगान का भुगतान करने के लिए रैयत की बाध्यता धारा 24 में है, जिसमें आपका अपवाद भी दिया हुआ है सिंहभूम के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल इस सब के बारे में। धारा 25 आपको पढ़ना नहीं है, धारा 29 भी आपको नहीं पढ़ना है। धारा अगर हम लोग 27 की बात करें तो धारा 27 में जो है बोला गया है कि रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की क्या क्या रीति होगी, इन सभी रीतियों का जो है प्रावधान धारा 27 में किया गया है CNT एक्ट के। तो इसमें बोला गया है कि रैयत के जोत के लगान किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसका प्रावधान धारा 27 में किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये जो धारा 27 है, तो CNT एक्ट का धारा 27, इसमें रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है। और वहीं धारा 25 में क्या किया गया है, तो सॉरी धारा 24 में क्या है, तो बोला गया है धारा 24 में लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता। तो इसको भी याद रखिएगा। तो लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता, तो लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता धारा 24 में है। और धारा 27 में क्या है, तो रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियों का प्रावधान धारा 27 में है। अब देखिए धारा नहीं मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि यदि लगान का भुगतान वस्तु के रूप में किया जा रहा है, अगर बोला जा रहा है यदि लगान का भुगतान आप जो है वो वस्तु के रूप में कर रहे हैं, तो कास्ट यानी कि लकड़ी के उत्पाद में भूस्वामी का हिस्सा CNT एक्ट के तहत कितना होगा। तो इसमें भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है।
यदि लगान का जो भुगतान है वो वस्तु के रूप में किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर आप लकड़ी बेच रहे हैं तो लकड़ी के अगर उत्पाद है तो लकड़ी के उत्पाद में भूस्वामी का जो हिस्सा है वो कितना होगा CNT एक्ट में। तो इसमें जो भूस्वामी का जो हिस्सा है वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2। जैसा आप धारा 21 और धारा 21 क्लॉज ए देखे थे। धारा 21 में आपका सिंपल सी बात बोला गया था धारा 21 में कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, जिसमें बोला गया था कि जिसमें भूस्वामी का हिस्सा 9/20 और रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। और धारा 21 क्लॉज का जिसमें वृक्षों के अधिभोगी रैयत का अधिकार बताया गया था, जिसमें बोला गया था कि भूस्वामी का हिस्सा वहाँ पे भी 9/20 और रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। और रैयत की बेदखली धारा 22 में बोला गया है। यहाँ तक की बातें हम लोग देखे थे। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि अगर लगान का भुगतान आप पैसे के रूप में ना करके किसी वस्तु के रूप में करते हैं तो ऐसे में जो लकड़ी का जो उत्पादन होगा इसमें भूस्वामी का हिस्सा जो है वो आपका 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा भूस्वामी का हिस्सा। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि रैयत की बेदखली से संबंधित प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो धारा 22 जो है वो आपका रैयत की बेदखली से संबंधित प्रावधानों से ये जुड़ा हुआ है। तो धारा 22 में आपका रैयत की बेदखली से संबंधित प्रावधान धारा 22 में है। धारा 19 में क्या है, तो बंदोबस्त रैयत का आपका अधिभोगाधिकार है। वहीं अगर हम लोग धारा 23 की बात करें तो धारा 23 में आपका कुछ नहीं बल्कि है कि अधिभोग रैयत के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रेशन। बोला जा रहा है कि यदि अधिभोग का विक्रय किया जा रहा है, दान किया जा रहा है, वसीयत या फिर विनिमय द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सिंपल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ज़मीन का अगर दान कर रहे हैं, ज़मीन का अगर बिक्री कर रहे हैं, ज़मीन को अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। धारा 23 में बोलता है। धारा 24 में क्या कहता है कि लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता, जिसमें बोला गया कुछ कुछ अपवाद को छोड़कर आपको लगान नहीं देना होगा। मतलब कुछ कुछ अपवाद को छोड़कर आपको लगान देना होगा। अपवाद कौन कौन है, जैसे कि सिंहभूम जिले का सरायकेला खरसावां अनुमंडल का, वहाँ पे अगर अगर आप भूमि का उपयोग फलों के उद्यान के रूप में कर रहे हैं या फिर खेत खलियान या फिर खाद गड्ढा के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लगान नहीं देना होगा। धारा 25 याद नहीं रखना है, 26 याद नहीं रखना है। धारा 27 में बोला गया है कि रैयत के जोत का लगान का क्या क्या रीति होगा, वो सभी धारा 27 में बोला गया है। इसके बाद देखिए ये हो गया है। तो धारा 19 में बोला गया क्या कि बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार। धारा 23 में बोला गया क्या कि आपका कुछ भी करवा रहे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भूमि का। फिर धारा 22 में बोला गया सिंपल सी बात कि धारा 22 में बोला गया कि रैयत के बेदखली का प्रावधान धारा 22 में किया गया है। ठीक है, और धारा 49 की अगर हम लोग बात करें तो धारा 49 में सिंपल सी बात जो है वो बोला गया है कि कतिपय यानी कि खास प्रयोजनों के लिए भूमिहरी भूमि या भूधृति का अंतरण। तो कुछ कुछ खास खास जो है वो इसमें प्रयोजन के लिए भूधृति भूमि का अंतरण करवा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग धारा 48 देखें तो धारा 48 में सिंपल सी बात बोला गया कि जो आपका भूमिहरी भूमि होगा उसका अंतरण पे प्रतिबंध होगा। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन होगा। यानी कि धारा 48 बोला जा रहा है कि भूमिहरी भूमि, धारा 48 बोला जा रहा है कि भूमिहरी भूमि का अंतरण नहीं होगा, उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और धारा 49 बोलता है कि कतिपय प्रयोजनों के लिए यानी कि खास प्रयोजनों के लिए भूमिहरी भूधृति का अंतरण किया जा सकता है। खास प्रयोजन कौन कौन का हो सकता है, वो सभी बहुत सारा है, जैसे कि स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है या फिर खनन कार्य के लिए करना है, तो इस सभी में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आपका 49 कहता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि यदि धारा 37 के अधीन खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत के लगान में वृद्धि की जा रही है तो लगान क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि यदि CNT एक्ट की अगर धारा 37 CNT एक्ट की अगर हम लोग धारा 37 देखें तो सिंपल सी बात है, अध्याय अगर 5 की बात करेंगे जिसमें हम लोग खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत बताया गया है, तो धारा 5 में खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। और इसका एक ही को धारा है, वो धारा है 37, और इसका परिभाषा धारा 7 में दिया हुआ है। वहीं मुंडारी खुदकट्टीदार के बारे में परिभाषा धारा 8 में दिया हुआ है और उसका उपबंध ये आपका चैप्टर नंबर 18 में दिया हुआ है। तो वहीं बोला जा रहा है कि जो आपका धारा 37 है इसमें बोला जा रहा है कि खुदकटी अधिकार प्राप्त होना या फिर खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में धारा 37 में बोला गया है। और इसमें सिंपल सी बात बोला गया है कि इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुदकटी अधिकार प्राप्त हो।
यह सब बताया गया है, ठीक ना। तो वो जो है वो आपका कितना लगान देगा, तो बोला जा रहा है इसमें लगान के बारे में बोला जा रहा है कि यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया जाता है तो लगान में वृद्धि उसी गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगी, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो है क्या होगा कि धारा 37 के तहत जो खुदकट्टी अधिकार जो है प्राप्त जो रैयत है उसके लगान में वृद्धि की जा रही है, तो लगान कितना बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका लगान कितना बढ़ाया जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि समरूपी भूमि के रैयत के द्वारा दे लगान का आधा होगा। इसमें बोला जा रहा है कि यदि रैयत के द्वारा इस भूमि के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का जो लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, और यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया जाता है तो लगान में वृद्धि जो है उसी गांव के समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर जितना लगान लगाया गया है उस लगान के आधे से अधिक नहीं होगा, मतलब उसी का आधा होगा, मतलब कि उसी गांव का अधिभोगी रैयत पर जितना लगान लग रहा है उसका आधा होगा खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का। तो यही है, इतना याद रखिएगा। तो धारा 37 में सिंपल से याद रखिएगा कि खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का लगान कितना होगा, तो जो उस गांव के अधिभोगी रैयत पर जितना लगान लग रहा है यानी कि उसके ऊपर 100 रुपये लगान लग रहा है तो उसका आधा 50 रुपये लगान लगेगा खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एसपीटी एक्ट में रैयत की भूमि उपयोग से संबंधित प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें एसपीटी एक्ट में, तो एसपीटी एक्ट में जो रैयत के भूमि का जो उपयोग है, तो भूमि के उपयोग के संबंधित जितना भी प्रावधान है वो आपका धारा जो है वो 13 में किया गया है। इसमें तो धारा 13 में किया गया है। तो एसपीटी एक्ट के संबंध में अगर रैयत के भूमि के उपयोग से संबंधित प्रावधान अगर देखें तो आपका धारा 13 में किया गया है एसपीटी एक्ट में, तो धारा 13 में किया गया है। एसपीटी एक्ट का धारा 14, 15, 12, 16 ये सभी क्या कहता है उसको भी एक बार देख लीजिए आप। एक मिनट देखिए, एसपीटी एक्ट का चैप्टर नंबर 3 रैयत है जो कि धारा 12 से लेकर 26 तक आता है। धारा 12 में रैयत का वर्ग बताया गया 3 ठो, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। उसके बाद धारा 13 की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है कि भूमि के उपयोग से संबंधित रैयतों के अधिकार, तो भूमि के उपयोग से संबंधित रैयत का जो भी अधिकार है वो आपका धारा 13 में बोला गया है, ठीक है। धारा 12 में क्या है, तो रैयत का वर्ग 3 ठो है, रैयत का वर्ग 3 ठो है धारा 12 में। धारा 13 में रैयत के भूमि से संबंधित उपयोग का प्रावधान धारा 13 में किया गया है। तो भूमि के उपयोग से संबंधित रैयत के जितने भी अधिकार है वो आपका धारा 13 में है। धारा 14 में जो है वो आपका रैयत की बेदखली है। जिस तरह से अगर देखिएगा आप कि धारा 22 अगर देखिएगा सीएनटी एक्ट का धारा 22, वहाँ पे बोला जा रहा है कि रैयत की बेदखली धारा 22 में है, और धारा 22 में है सीएनटी में, और एसपीटी में धारा 14 में है। तो सीएनटी में धारा 22 रैयत की बेदखली और एसपीटी में धारा 14 रैयत की बेदखली, ठीक है, इसको याद रखिए। धारा 14 हो गया। धारा अगर 15 की बात करें एसपीटी में, तो एसपीटी में भी धारा जो 15 है, धारा 15 में बोला जा रहा है कि रैयत को ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार है। तो रैयत को ईंट और खपड़ा बनाने का अधिकार धारा 15 में है। तो रैयत को ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार धारा 15 में है। तो रैयत को ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार धारा 15 में है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाएगा, रैयत हो जाएगा 12 से 26, जिसमें धारा 12 रैयत का वर्ग, धारा 13 भूमि के उपयोग से संबंधित रैयतों के अधिकार, धारा 14 रैयत का बेदखली, और इस सीएनटी में धारा 22 और एसपीटी में धारा 14, और धारा 15 क्या है, तो रैयत को ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार। सिंपल सी बात है, इसको याद रखिए। और जैसे आपका सीएनटी एक्ट में बोला गया था ना कि आपका जो सीएनटी एक्ट का बोला गया था कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 में, और धारा 21 क्लोज का में वृक्षों में अधिभोगी वृक्षों के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, वो धारा 21 क्लोज का में। उसी तरह आप देखिएगा कि एसपीटी में धारा 16 बोला जा रहा है कि रैयत को अपने जोत पर बांध, तालाब आदि के निर्माण और मछली पालन का अधिकार है धारा 16 में। और वहीं धारा 17 में रैयत का अपने जोत पर वृक्ष संबंधी अधिकार धारा 17 में। तो सीएनटी में धारा 21 और
एक धारा 21 क्लॉज का और एसपीटी में धारा 16 और धारा 17 एक जैसा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत रैयत को ईंट और खप्पड़े बनाने का अधिकार दिया गया है। अभी देखिए क्या क्या बोला गया है। देखिए धारा 12 में तो आपका बोला गया रैयत का वर्ग है। धारा 13 में बोला गया है कि भूमि के उपयोग से संबंधित रैयतों का अधिकार है। धारा 14 की अगर बात करें तो धारा 14 में बोला गया है कि रैयत की बेदखली है। धारा अगर 15 की बात करें तो धारा 15 में बोला गया है कि रैयत को जो है वो ईंट और खप्पड़े बनाने का अधिकार धारा 15 में है। तो रैयत को ईंट और खप्पड़े बनाने का अधिकार जो है वो आपका धारा 15 में है एसपीटी का। धारा 16 में क्या है, तो धारा 16 में बोला गया कि रैयत जो है वो अपने जोत पर बांध, तालाब और ये सभी का निर्माण कर सकता है, मछली पालन कर सकता है। ये आपका धारा 16 कहता है एसपीटी का। वहीं धारा 17 बोलता है एसपीटी का, धारा 17 क्या बोलता है, तो धारा 17 बोलता है कि ब्रिज संबंधी अधिकार। तो जो भी रैयत होगा तो रैयत को यानी कि रैयत को जो है ट्री यानी कि ब्रिज संबंधी अधिकार ये हो जाएगा धारा 17 में। और धारा 16 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बांध, तालाब और मछली पालन ये सभी करने का अधिकार है रैयत को धारा 16 में। धारा अगर 19 की बात करें, देखिए धारा 18 में देखिए एसपीटी का, तो धारा 18 में जो है वो रैयत को मकान बनाने का अधिकार है। मकान मतलब कि घर बनाने का अधिकार। तो धारा 18 में मकान बनाने का अधिकार है। और धारा 19 की अगर हम लोग बात करें, धारा 19 में तो रैयत का विभाजन और लगान का वितरण। तो रैयत को आप जो है वो ऐसे डिवाइड कर दिए, तो रैयत का विभाजन और आपका लगान, तो टैक्स का वितरण, तो ऐसे ऐसे करके बांट दिए। तो रैयत का विभाजन मतलब कि आर है, आर को बीचों बीच से काट दिया, मतलब रैयत का विभाजन हो गया। तो रैयत का विभाजन और टैक्स का वितरण ये आपका धारा 19 में है। ठीक है, और रैयत को मकान बनाने का अधिकार धारा 18 में है। और रैयत को वृक्षों पर यानी कि पेड़ पौधों को संबंध में जो भी अधिकार है वो आपका धारा 17 में है। और धारा 16 में जो रैयत को बांध, तालाब, मछली पालन ये सभी करने का अधिकार है। धारा 15 में क्या है, तो रैयत को ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार है। धारा 14 में क्या है, तो रैयत को बेदखली किया जा सकता है। ठीक है, और धारा 13 में क्या है, तो भूमि के उपयोग से संबंधित रैयतों का अधिकार है। और धारा 12 में क्या है, तो रैयत का वर्ग है। समझ में आ रहा है। इस तरह से अगर आपको रिलेट कीजिएगा तो पूरा आपको तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एसपीटी एक्ट की धारा 14 के अधीन रैयत को किसके आदेश के बगैर जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। धारा 14 में, तो धारा 14 में बोला जा रहा है कि बिना उपायुक्त की अनुमति लिए भूस्वामी जो है वो रैयत को उसके जोत से बेदखल नहीं कर सकता है, चाहे वह रैयत धारा 13 का भी उल्लंघन करेगा। तो अगर वो धारा 13 का उल्लंघन करता भी है तो भी आप उसको भूस्वामी जो है वो उसको रैयत को जोत से बेदखल नहीं कर सकता है बिना उपायुक्त की अनुमति से। तो उपायुक्त का अनुमति जो लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो धारा 12 रैयत का वर्ग, धारा 13 भूमि के उपयोग से संबंधित रैयतों का अधिकार, धारा 14 रैयत का बेदखली, धारा 15 रैयत को ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार, धारा 16 रैयत को अपने जोत पर बांध, तालाब आदि निर्माण करना और मछली पालन करने का अधिकार, धारा 17 रैयत को अपने जोत पर ब्रिज संबंधी अधिकार, धारा 18 रैयत को मकान बनाने का अधिकार, धारा 19 जोत का विभाजन और लगान का वितरण करना, धारा 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रैयत को अपनी जोत पर मकान बनाने का हक रखता है, इसका प्रावधान एसपीटी में किस में किया गया है। तो अभी देखिए मकान बनाने का अधिकार धारा 18 में है, तो मकान बनाने का अधिकार धारा 18 में है। अभी बताया गया था धारा 12 में रैयत का वर्ग, धारा 13 में भूमि के उपयोग के संबंधित रैयतों का अधिकार, धारा 14 में रैयत की बेदखली, धारा 15 में रैयत को ईंट खपड़े बनाने का अधिकार, रैयत फिर धारा 16 में रैयत को अपने जोत पर बांध तालाब बनाने का अधिकार और मछली पालन करने का अधिकार है। धारा 17 में रैयत को अपने जोत पर ब्रिज संबंधी अधिकार है। धारा 18 में रैयत को मकान बनाने का अधिकार है। धारा 19 में रैयत का विभाजन होगा और लगान का वितरण होगा। सिंपल सी बात है। तो धारा 15 भी तैयार, धारा 16 भी तैयार। ठीक है, धारा 16 में क्या बोला गया था कि जो भी रैयत है रैयत को अपने जोत पर अपने खेती पे बांध बनाने का, तालाब बनाने का अधिकार है और साथ ही साथ मछली पालन करने का भी अधिकार है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है एसपीटी एक्ट का। अब एसपीटी एक्ट का धारा 20 क्या है, तो रैयत के अधिकार का अंतरण, तो रैयत का जो भी अधिकार होगा उसको आप अंतरण यानी कि उसको दे सकते हैं। वहीं धारा अगर 21 की बात की जाए तो धारा 21 में बोला जा रहा है कि गैर आदिवासी रैयत जो है, गैर आदिवासी रैयत के द्वारा अपनी भूमि का भूगुत बंद या फिर पुनः भूगुत बंद के द्वारा हस्तांतरण। तो समझिए कि गैर आदिवासी या फिर भूगुत बंद ये सब जो भी बात है ना वो आपका धारा 21 में चला जाएगा एसपीटी का। इसको हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
रैयत जो है वो एसपीटी की धारा 16 के अधीन अपने जोत पर जलाशय बनाने का हक रखता है। अपने जोत पर जलाशय भी बना सकता है धारा 16 के तहत। और साथ ही साथ जो है वो, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लीजिए। रैयत जो है वो एसपीटी की धारा 16 के अधीन अपने जोत पर जलाशय बनाने का हक रखता है। और रैयत ऐसे जलाशयों में किसी उत्पाद के उत्पादन करने के लिए भूस्वामी को कितना शुल्क देगा। सिंपल सी बात है, जो भी रैयत है, तो रैयत के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी रैयत है वो अपने जोत पर बांध बना सकता है, तालाब बना सकता है, और इसके साथ साथ वो मछली का पालन कर सकता है। और इसमें बोला जा रहा है कि ज़मींदार से अनुमति लिए बगैर रैयत जो है वो अपने जोत पर पीने का पानी, सिंचाई, व्यवसाय उद्देश्य के लिए बांध, तालाब, आहार का निर्माण कर सकता है, बशर्ते इससे किसी भी अन्य व्यक्ति को क्षति ना पहुंचे। और यदि क्षति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निराकरण जो है वो उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा। और रैयत ऐसे जलाशयों में बिना शुल्क दिए मछली या फिर अन्य उत्पादन का जो है वो उत्पाद कर सकता है। तो कोई शुल्क नहीं देगा, बिना कोई शुल्क दिए, 1 रुपया भी शुल्क नहीं देगा। आप बिना कोई शुल्क दिए जो है वो आपका उत्पादन कर सकता है, ठीक है, बशर्ते कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो उसका सुनवाई उपायुक्त करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो धारा 16 के तहत वो अपने जोत पर तालाब, बांध का निर्माण कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, और इसके लिए वो जो है वो भूधारक मतलब भूस्वामी को 1 रुपया भी नहीं देगा, ठीक है, बशर्ते वो किसी व्यक्ति को नुकसान ना करे। नुकसान करेगा तो फिर उसका सुनवाई उपायुक्त करेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि करने का जो है वो उपबंध दिया हुआ है। तो किस धारा में दिया हुआ है सीएनटी एक्ट का, तो आप देख लीजिए सीएनटी एक्ट का किस धारा में दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40। अब हम लोग ये एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहले तो ऑप्शन नंबर 40 के बारे में डिटेल से समझते हैं। अभी देखिए, सीएनटी एक्ट की किस धारा में अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि करने का उपबंध दिया हुआ है। तो बोला गया, देखिए अनाधिभोगी रैयत के बारे में जो है उपबंध वो आपका चैप्टर 6 में दिया हुआ है। अनाधिभोगी रैयत चैप्टर 6 में धारा 38 से 42, जिसमें सबसे पहले धारा 38 में बोला गया है कि अनाधिभोगी रैयत, जिसको हम लोग गैर कायमी रैयत कहते हैं, इसके प्रारंभिक लगान और पट्टा धारा 38 में है। उसके बाद धारा 39 नहीं पढ़ना है, अब इसको स्किप कीजिए, धारा 39। उसके बाद देखिए धारा 40, धारा 40 में सिंपल सी बात बोला गया कि अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि। तो बोला जा रहा है कि लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन करार के अलावा नहीं किया जाएगा। तो समझिए सिंपल सी बात है कि अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि धारा 40 में, धारा 40 में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 41 में क्या बोला गया है कि अनाधिभोगी रैयत के बेदखली का अधिकार। तो अनाधिभोगी रैयत की अगर बेदखली का अधिकार जो है, आधार जो है वो आपका धारा 41 में है, और आपका रैयत की बेदखली धारा 22 में है सीएनटी में, और रैयत की बेदखली धारा 14 में है एसपीटी में, और अनाधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार धारा 41 में है। अनाधिभोगी रैयत के बारे में 41 में है, और धारा 42 में है कि धारा 42 में बोला जा रहा है कि यदि रैयत से उचित और सामयिक लगान देने से इनकार कर दिया गया हो तो भूस्वामी जो है वो रैयत को बेदखल करने हेतु उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन देगा, और उपायुक्त के द्वारा विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद बेदखली संबंधित निर्णय लिया जाएगा। तो धारा 42 में सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अगर जो है, अगर रैयत जो है वो आपका उचित और जितना भी समय अनुसार लगान नहीं दे रहा है, तो ऐसे में लगान देने से इनकार भी कर दे रहा है या फिर लगान दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे में भूस्वामी जो है वो उपायुक्त के पास वो आवेदन करेगा। उसके बाद उपायुक्त इसका जो है सुनवाई करेगा। तो सीएनटी एक्ट की धारा 40 में अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि से संबंधित प्रावधान किया गया है धारा 40 में। धारा 41 में क्या किया गया है, तो बोला गया कि अनाधिभोगी रैयत के बेदखली का अधिकार है, और धारा 42 में है कि अगर रैयत जो है वो आपका लगान देने से इनकार कर दे रहा है तो ऐसे में भूस्वामी आवेदन करेगा उपायुक्त के पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सीएनटी एक्ट के धारा 43 के तहत किस भूमि का अधिभोगाधिकार या फिर अनाधिभोगाधिकार अर्जित करने का जो है वो प्रतिबंध है। तो धारा 43 के तहत, तो याद रखिएगा कि अध्याय 7, तो चैप्टर नंबर 7 में धारा 43 आता है। तो याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 7 जो है वहाँ बोला जा रहा है कि अध्याय 4 और अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 से जितना भी छूट प्राप्त भूमि है उसको चैप्टर नंबर 7 में शामिल किया गया है, और चैप्टर 7 में केवल एक वो धारा है, धारा 43। और इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के भूमियों पर ना तो
अधिभोगीधिकार अर्जित किया जा सकता है और ना ही अनाधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान लागू होगा। अर्थात इस भूमि पर मतलब इस प्रकार की जो भूमि होगी लगान मुक्त होगी। कहने का मतलब है धारा 43 में वैसे ऐसे भूमि को रखा गया है जिसके ऊपर किसी भी तरह का लगान नहीं लगेगा। और इस श्रेणी में कौन कौन से भूमि आएंगे वो देख लीजिए। ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहर, सड़क, तटबंध, बांध के रूप में हो, या फिर सरकार के द्वारा स्थानीय प्राधिकरण या फिर रेल कंपनी के लिए अर्जित की गई हो, या फिर किसी छावनी बोर्ड के भीतर सरकार की भूमि हो, या फिर भूस्वामी की विशेषाधिकार भूमि, या फिर किसी अधिकारी के द्वारा 1 वर्ष से अधिक के लिए अधिक समय के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे, या फिर 1 वर्ष से अधिक या फिर उससे कम अवधि के लिए लिखित या फिर मौखिक पट्टे दी गई भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। तो सड़क, नहर, तटबंध भूमि, रेलवे द्वारा अर्जित भूमि, भूस्वामी विशेषाधिकार भूमि, ये सभी भूमि पे लगान नहीं लगेगा, ये धारा 43 कहता है। तो चैप्टर नंबर 7 बोला जा रहा है कि अध्याय 4+6 से छूट प्राप्त भूमि को धारा 7 में मतलब ये चैप्टर 7 में शामिल किया गया है और इसके लिए धारा जो है वो आपका 43 है, धारा 43। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो बोला जा रहा है कि CNT एक्ट की धारा 41 के अधीन अनाधिभोगी रैयत को किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है। तो धारा 41 में जो है वो आपका बेदखली का प्रावधान किया गया है, ठीक है। धारा 40 में आपका अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि है और धारा 41 में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली का आधार है। वो बेदखली का अधिक आधार कौन कौन सा है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के 90 दिनों के अंदर अगर 2 वर्ष या मतलब कि अगर पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान नहीं देता हो, तो बोला जा रहा है कि अगर तीसरा कृषि वर्ष प्रारंभ हो गया है और ऐसे में 90 दिन के अंदर अगर पिछला 2 कृषि वर्ष का अगर लगान देने में असमर्थ रहा तो ऐसे में आप उसको बेदखल कर सकते हैं, ये सही है। दूसरा है कि करार या संविदा के उल्लंघन करने पर, जी हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप करार और जो भी संविधान किया है, मतलब कि यदि रैयत जो है वो अपने भूस्वामी के बीच किया गया जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी संविदा था, उसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो उसको आप बेदखल करते हैं, जी सही बात है। इसके अलावा पंजीकृत पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, जी हाँ ये भी है। तो रजिस्ट्रीकृत जो भी पट्टे है उसका अगर अवधि समाप्त हो गया है तो वैसे में भी आप जो है वो अनाधिभोगी रैयत का जो है उसको आप बेदखल कर सकते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि उचित लगान देने से मना करने पर, तो उचित यहाँ बोला जा रहा है कि रैयत ने उचित लगान के भुगतान से मना कर दिया है, तो ये भी सही बात है। इसके अलावा भूमि का ऐसा प्रयोग जिससे उसका भौतिक नुकसान हुआ है, तो जी हाँ ये भी सही बात है, ये भी आपका इसमें शामिल है। यानी कि 1 2 3 4 5 सभी शामिल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका 20 नंबर जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो बोला जा रहा है कि CNT एक्ट का जो धारा 41 है, तो CNT एक्ट का जो धारा 41 है इसके अधीन अगर जो भी अनाधिभोगी रैयत है इसको किस आधार पे बेदखल किया जा सकता है, तो इसका सभी आधार है। जैसे कि अगर भूमि का ऐसा प्रयोग कर रहा है जिससे उसका भौतिक नुकसान हो रहा है, इस आधार पे उसको बेदखल कर सकते हैं। उचित लगान देने से मना कर दे रहा है तो इस आधार पे भी कर सकते हैं। पंजीकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो गया, इस आधार पे भी कर सकते हैं। करार या फिर संविदा के उल्लंघन करने पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है कि तीसरे कृषि वर्ष अगर प्रारंभ हो गया है, उसके बाद प्रारंभ होने के बाद भी 90 दिन के भीतर भी अगर वो पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान नहीं देता है तो ऐसे में भी जो है वो उसको हम लोग बेदखल कर सकते हैं। ये आपका धारा 41 कहा जाता है। तो अनाधिभोगी रैयत 38 से 42 चैप्टर नंबर 6। धारा 38 में बोला गया है कि अनाधिभोगी रैयत जिसको हम लोग गैर कायमी रैयत कहते हैं, इसका प्रारंभिक लगान और पट्टा धारा 38 में है। धारा 40 में अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि है। धारा 41 में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली का आधार है और आधार जो है वो 4-5 ठो आधार दिया हुआ है। जो भी अनाधिभोगी रैयत होगा उसको बेदखल किया जा सकता है, वो धारा 41 में है। धारा 42 में है कि अगर जो भी आपका रैयत है अगर वो भूस्वामी को लगान देने से मना कर दे रहा है तो ऐसे में जो है भूस्वामी आवेदन कर सकता है उपायुक्त के पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि गैर कायमी रैयत, तो गैर कायमी रैयत और भूस्वामी के बीच लगान का निर्धारण पट्टे के करार के आधार पर तय होगा और इसका प्रावधान CNT एक्ट की कितनी मतलब कि CNT एक्ट की जो है वो किस धारा में किया गया है, तो ये आपका धारा 38 में किया गया है। किसमें, तो धारा 38 में किया गया है। अभी बताया गया था कि धारा 38 में बोला गया है कि जो भी आपका अनाधिभोगी रैयत होगा, अनाधिभोगी रैयत को ही जो है वो हम लोग गैर कायमी रैयत कहते हैं। तो अनाधिभोगी रैयत, तो अनाधिभोगी रैयत को ही हम लोग गैर कायमी रैयत कहते हैं।
तो बोला जा रहा है कि अनाधिभोगी रैयत यानी कि गैर कायमी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा ये आपका धारा 38 में है। और इसमें बोला जा रहा है कि अनाधिभोगी रैयत यानी कि गैर कायमी रैयत के भूमि का लगान और जो है भूमि का जो लगान है वो उसके और उसके जो भूस्वामी है इसके बीच करार के आधार पे होगा, यानी कि इसके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसी के आधार पे होगा। यानी कि गैर कायमी रैयत यानी कि अनाधिभोगी रैयत और उसका जो भी भूस्वामी होगा दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट साइन होगा उसी के आधार पे जो है वो आपका लगान लगाया जाएगा, वो आपका धारा 38 कहता है। धारा 39 तो पढ़ना नहीं है। धारा 40 में सिंपल सी बात बोला गया है कि अनाधिभोगी रैयत जो है उसके लगान में वृद्धि होगा धारा 40 के तहत। और फिर धारा 41 बोलता है कि जो भी आपका अनाधिभोगी रैयत होगा उसके बेदखली का आधार जो है वो धारा 41 में किया गया है। और धारा 42 में बोला गया कि अगर आप रैयत जो है वो लगान देने से मना कर देगा तो देन ऐसे में भूस्वामी उपायुक्त के पास क्या करेगा, वो आवेदन डालेगा। ठीक है ना, ये इसको याद रखिएगा। और धारा 37 में क्या याद रखिएगा कि धारा 37 में बोला जा रहा है कि खुदकट्टी अधिकार प्राप्त जो भी रैयत है इसके बारे में बोला गया है कि खुदकट्टी अधिकार प्राप्त जो रैयत है इसके बारे में बोला गया है और इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा कि जो भी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत होगा उसका जो लगान होगा वो उस गांव के जो भी अधिभोगी रैयत होगा उसके ऊपर जितना भी लगान लगाया गया होगा उसका आधा से भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये इतने याद रखिएगा। धारा 37 में क्वेश्चन बनना होगा तो इसी से बनेगा। तो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत धारा 37 में है और इसमें बोला जा रहा है कि खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का जो भी लगान होगा वो उसी गांव के अधिभोगी रैयत के लगान से आधा से ज़्यादा नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। तो बोला जा रहा है कि खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, तो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत यानी कि आपका ये है ये चैप्टर नंबर 35 चैप्टर नंबर 5 और धारा 37 के बारे में है। तो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त जो भी रैयत है उसके लगान में अगर वृद्धि करना है तो CNT एक्ट की धारा 37 के तहत की जा सकती है, लेकिन यह वृद्धि तभी संभव है, तब संभव कब है कि CNT एक्ट के 20 वर्ष पूर्व काश्तकारी सृजित किया गया हो, ये नहीं। CNT एक्ट के 15 वर्ष पश्चात काश्तकारी सृजित किया हो, ये भी नहीं। ना 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 ये नहीं। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, इसका बोला जा रहा है कि यदि रैयत के द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि पर लगान जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के लगान में अगर वृद्धि करना है तो CNT एक्ट के धारा 37 के तहत की जा सकती है उसका लगान वृद्धि। और लेकिन यह लगान वृद्धि तभी संभव है, तो ये लगान वृद्धि कब कब संभव है वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत जो भी अधिभोगी रैयत होगा तो अधिभोगी रैयत संबंधित या फिर संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त जो है प्राप्त हो। लेकिन 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 यदि रैयत के द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई भी आदेश जो है वो पारित किया जाता है उपायुक्त के द्वारा तो ऐसे में लगान में वृद्धि जो है वो उसी गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगी। ठीक है ना, ये इसको जो है वो आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के लगान में वृद्धि यानी कि CNT एक्ट की धारा 37 के तहत उसके लगान में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन यह वृद्धि तभी संभव है जब CNT एक्ट के 20 वर्ष पहले ही काश्तकारी जो है वो सृजित कर दी गई हो। तो CNT एक्ट आया 1908 में लागू हुआ है, तो 1908 के 20 साल पहले ही अगर आप काश्तकारी जो है वो सृजित कर लिए हो यानी खेती करना प्रारंभ कर लिए हो तो ऐसे में जो है वो आपको लगान नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई आदेश पारित होता है उपायुक्त के द्वारा और अगर आपको अगर ऐसे में लगान देना पड़ता है तो लगान आप कितना दीजिएगा, वो उसी गांव के अधिभोगी रैयत के आधे से ज़्यादा लगान नहीं दीजिएगा, ये धारा 37 कहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। अनाधिभोगी रैयत से संबंधित प्रावधान CNT के किस अध्याय में है? तो अनाधिभोगी की रैयत के बारे में देखिए, चैप्टर 1 प्रारंभिकी, चैप्टर 2 काश्तकार के वर्ग, चैप्टर 3 भूधारक 9 से 15, चैप्टर 4 रैयत 16 से 36, चैप्टर 4 रैयत है 16 से 36, चैप्टर 5 खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत धारा 37, चैप्टर 6 अनाधिभोगी रैयत धारा 38 से 42, चैप्टर नंबर 7 बोला जा रहा है कि
चैप्टर 4 और चैप्टर 6 से छूट प्राप्त भूमि, अध्याय 7, धारा 43। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग अनादि भोगी रैयत की बात करें तो वो आपका चैप्टर नंबर 6 में आ जाएगा। देखिए चैप्टर नंबर 5 में क्या आएगा, तो खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत, धारा 37। चैप्टर 6 में अनादि भोगी रैयत आएगा 38 से 42। और अध्याय 7 में क्या आएगा, तो आपका चैप्टर नंबर 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि, धारा 43। चैप्टर नंबर 8 क्या आएगा, तो जोत और भूधृति के पट्टे का अंतरण 44 से 51। और अगर हम लोग चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि लगान के बारे में साधारण उपबंध। तो लगान के बारे में जितना भी साधारण उपबंध है वो यहाँ पे आएगा 52 से 63। 52 से 63 लगान के बारे में साधारण उपबंध। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बोला जा रहा है कि 1862 ईस्वी में अंग्रेजों ने भूमि सर्वेक्षण की जिम्मेदारी किसको दी थी। तो 1862 ईस्वी में अंग्रेज जो है वो भूमि सर्वेक्षण की जो जिम्मेदारी है वो किसको देता है, वो आपका राखलदास हल्दर को देता है। सबसे पहले तो आपका लोकनाथ शाही को दिया जाता है, लेकिन लोकनाथ शाही इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद आपका राखलदास हल्दर के द्वारा भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले लोकनाथ शाही को दिया था, देन इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर 1862 में अंग्रेजों के द्वारा भूमि सर्वेक्षण की जिम्मेदारी राखलदास हल्दर को दिया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। बोला जा रहा है कि जोत के लगान में कमी करने के लिए उपायुक्त को आवेदन देने का जो है प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है। तो जोत के लगान में अगर आपको कमी करना है तो ऐसे में उपायुक्त को आपको आवेदन देना होगा, और इस आवेदन को देने का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है। तो इसका जो प्रावधान है वो आपका धारा 34 में किया गया है। किसमें, तो धारा 34 में किया गया है इसका प्रावधान। धारा 34 एक बार देख लीजिए। देखिए धारा 34 में बोला गया है कि रैयत के द्वारा लगान में कमी करने के लिए उपायुक्त को आवेदन देने का प्रावधान वो आपका धारा 34 में है। तो अगर जोत के संबंध में अगर रैयत को लगान में कमी करना है तो रैयत के द्वारा लगान में कमी करने के लिए उपायुक्त को आवेदन दिया जाता है। तो वो आपका धारा 34 में है। ठीक है, धारा 22 में तो आपका रैयत की बेदखली था। धारा 23 में आपका अगर आप अधिभोग जोत का अगर आप कतिपय अंतरण कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसका दान करें, उसका विक्रय करें, उसका तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा धारा 23 में। धारा 24 में बोला जा रहा है कि लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता। फिर इसमें बोला गया कि जो है वो किस किस भूमि पर आपको लगान नहीं देना होगा वो भी बताया गया है। खेत खलिहान, उद्यान, खाद, गड्ढा, ये सभी। इसके अलावा सिंहभूम जिले के सरायकेला, खरसावां अनुमंडल, ये सबको छोड़ के। धारा 27 में बोला गया कि रैयत के जोत का जो भी लगान है उसको बढ़ाने की रीति धारा 27 में है। धारा 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32 नहीं पढ़ना है। धारा 33 भी नहीं पढ़ना है। धारा 33 का पढ़ना है। धारा 33 का में बोला गया कि रैयत के जोत के लगान में कमी करने से संबंधित प्रावधान। अच्छा ये देख लीजिए, दो तरह का है। धारा 33 क्लॉज का ये बोलता है कि अगर रैयत के जोत का जो भी लगान है अगर उसमें कमी करना है तो कमी करने से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपका धारा 33 क्लॉज का में दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको रैयत के द्वारा लगान में कमी करने के लिए अगर उपायुक्त को आवेदन देना है तो आवेदन करने का प्रावधान धारा 34 में दिया हुआ है। तो लगान कमी करने का प्रावधान धारा 33 क्लॉज का में है। धारा 33 क्लॉज ए यानी कि का में है, और आवेदन देना है उपायुक्त के पास तो वो धारा 34 में है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। SPT एक्ट के अधीन बंजर भूमि के बंदोबस्ती के पश्चात उसकी कितनी प्रतियां यानी कि कॉपी तैयार की जाएगी। तो अगर आप SPT एक्ट के तहत अगर आप बंजर भूमि यानी कि बैरन लैंड का अगर बंदोबस्ती करते हैं तो बस बंदोबस्ती करने के बाद उसकी जो है कितनी कॉपी तैयार की जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर C है, यानी कि 4 कॉपी उसका जो है वो तैयार किया जाएगा। तो SPT एक्ट के तहत बंजर भूमि के बंदोबस्ती के बाद उसकी जो है वो 4 कॉपी आपको तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20। SPT एक्ट में बंजर भूमि के बंदोबस्ती का प्रावधान किस धारा में दिया हुआ है। तो SPT एक्ट का जो बंजर भूमि है उसमें SPT एक्ट में बंजर भूमि के बंदोबस्ती का जो है प्रावधान वो धारा 27 में है। तो SPT एक्ट के धारा 27 में बंजर भूमि यानी कि बैरन लैंड का बंदोबस्ती का प्रावधान है, और बंदोबस्ती जब हो जाएगा तब आपको फिर 4 कॉपी यानी कि 4 जो है वो
प्रतियां तैयार करना होगा। तो ये आप याद रखिएगा, धारा 27। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, आपको एकदम इसको जो है वो सीक्वेंस में याद करना होगा, ठीक ना। और आप अगर इसको डेली डेली नहीं देखिएगा ना तो आप फिर इसको भूल ही जाइएगा, इतना तो आप याद ही रखिए, भूलना तय है। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है अब, क्योंकि हम लोग सेक्शन वाइज सबको डिटेल से एक एक करके समझते जा रहे हैं ना। तो इस तरह से आपका जो है वो CND SPT एक्ट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।